हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस देख ली होंगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस जो है आपने देख ली होंगी। और आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं फिजिक्स से। आज फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, जहां से भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं, एसएससी हो, एचएससी हो या कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, वहां से जो भी क्वेश्चन है उन सबको एक बार में डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज, आवाज की माप का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी एम्पलीफायर एंड ऑप्शन नंबर डी एक्वेटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पार्सेक किसकी मापन इकाई है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी ऑफ स्टार्स, तारों की संघनता, ऑप्शन नंबर सी ब्राइटनेस ऑफ हेवली बॉडीज, ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ गैंट स्टार। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ स्टार, तारों की संघनता को मापने के लिए। इसका आंसर जो होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और खगोलीय जो दूरी है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर बी फैराडे, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला एंड ऑप्शन नंबर डी हेनरी। तो राइट आंसर होगा इसका वेबर। बेटा मैंने आपको फिजिक्स की एक क्लास यूनिट्स एंड मेजरमेंट की पहले डाल रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट्स एंड मेजरमेंट की जो क्लास है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी यूनिट और बहुत सारे मेजरमेंट जो है आपको बता रखे हैं। तो आप प्ले स्टोर पे या प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट के नाम से एग्जाम जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, उसमें वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क। जर्क जो है भौतिक मात्रा किसकी इकाई है, या भौतिक मात्रा जर्क की किसकी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। राइट आंसर जो होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड क्यूब जो है वो जर्क की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकंड जो कि गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गलत है, मीटर पर सेकंड भी गलत है, और इसका आंसर जो होगा मीटर पर सेकंड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडक्शन। इंडक्शन यानी कि प्रेरकता की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा प्रेरकता की इकाई जो होती है वो हेनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। इसमें क्वेश्चन पूछा है टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा हेनरी। क्या आंसर होगा? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि संवेग। मोमेंटम जो है, मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग की इकाई क्या होती है? मोमेंटम की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। मोमेंटम की इकाई क्या होती है? मोमेंटम की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी। रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बैकरल। रेडियो एक्टिविटी इकाई है बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट की जो क्लास है उसके अंदर 7 टाइप के आपको फंडामेंटल यूनिट बताई हैं। यहां इसमें क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई होती है मोल, जिसका सिंबल होता है MOL। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर जो होगा वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर, आंसर होगा वाट पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग से, ऑप्शन नंबर बी लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी पारसेक। तो इसके अंदर लॉन्गनेस, लॉन्ग से जो होता है, लॉन्ग से, लॉन्ग से जो है वो डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, जबकि ये तीनों ही डिस्टेंस की यूनिट होती हैं। द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी यंग्स मॉड्यूल। तो इसका आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व जो होती है उसकी इकाई पास्कल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, यहां ये जो क्वेश्चन है इसके लिए भी मैंने स्केलर और वेक्टर की एक वन शॉट वीडियो बना रखी है, उसमें आपसे मैंने बताया है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, यानी कि अदिश और सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे इनकी पहचान होती है। चलिए अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसका जवाब आप दे देंगे, और नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वर्क होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वर्क होगा। वर्क जो है वो एक, इसमें पूछा है सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वर्क क्या होगा इसमें? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। बाकी की तीनों इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, बाकी जो तीन हैं वो जो होंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सदिश राशि कौन सी है? एंगुलर मोमेंटम, हीट, वर्क एंड टाइम। तो राइट आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सी राशि जो है वो सदिश है, तो एंगुलर मोमेंटम, हीट, वर्क और टाइम, तो इनमें कोणीय संवेग, कोणीय संवेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, प्रेक्षक के पथ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेंज, ऑप्शन नंबर बी एल्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी टेराजेट्री एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लाइट, उड़ान। तो इसका राइट आंसर होगा टेराजेट्री, पर प्रक्षेपीय पथ, टेराजेट्री प्रक्षेपीय पथ, हिंदी में प्रक्षेपीय पथ कहते हैं, पैराजेट्री को हिंदी में प्रक्षेपीय पथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली व्हेन इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचता है, तब उसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई भी एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका है
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्व ट्रेजेक्टरी यानी कि वक्र प्रक्षेप्य पथ, फ्लैट ट्रेजेक्टरी समतल प्रक्षेप्य पथ, एंड सी है स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी सीधा प्रक्षेप्य पथ, एंड डी है हाई ट्रेजेक्टरी ऊंचा प्रक्षेप्य पथ। तो इसका आंसर जो होगा हाई ट्रेजेक्टरी होगा यानी कि ऊंचा प्रक्षेप्य पथ, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। यदि किसी गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्टेंस। तो इसमें कौन सी चीज बदलाव में नहीं आएगी, कौन सी चीज परिवर्तन में नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा बेटा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अगर किसी गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके एक्सेलरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो न्यूटन का लॉ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज न्यूटन्स। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है आपको भी बताता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें थर्ड लॉ दे रखा है, तो वहीं आपका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में जाना जाता है, न्यूटन के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ मोशन। यानी कि हिंदी वाले समझेंगे आघापूर्ण का नियम, ऑप्शन नंबर बी जो है घर्षण का नियम, सी जड़त्व का नियम और डी है गति का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। यानी कि जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को प्रदर्शित करता है। Why does a cannon recoil after firing? एक फायरिंग के बाद गन पीछे की तरफ क्यों हटती है। नेक्स्ट इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन जो ए है वो क्या कह रहा है बैकवर्ड थर्स्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। तो राइट आंसर होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब भी गन आगे की तरफ फायरिंग करती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, तो ये एक्शन होता है टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फॉर्मूला फॉर डिस्टेंसेस। दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इनटू टाइम, यह आपका बेसिक सा फॉर्मूला सबको पता होगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इनटू एक्सेलरेशन स्पीड अपॉन में टाइम, सॉरी स्पीड अपॉन में हाँ टाइम, और ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी अपॉन में स्पीड। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। Which among of the following is false about work? कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क इज जीरो, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसकी इकाई जूल है, इसकी इकाई जूल है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर डी है इट्स यूनिट इज जूल, यानी कि इसकी जो इकाई है वो जूल है, यह एक सदिश राशि। ये चार आपसे ऑप्शन बनाए हैं, तो आपसे इनमें से पूछा है कि कौन सा वचन जो है इसका असत्य है।
तो वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो इसमें बता रखी है। क्या इसमें वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, या क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क भी जीरो होता है? इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। वर्क इज ए सॉरी इट्स यूनिट इज जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए द मास ऑफ मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के भार पर। ऑप्शन नंबर बी द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर। ऑप्शन नंबर सी प्रेशर ऑफ मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के दाब पर। ऑप्शन नंबर डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर डिपेंड करती है। और इसका यही आंसर जो होगा वो राइट होगा, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज, अगर अपकेंद्रीय बल के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव एंड ऑप्शन नंबर डी यूनिटी इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अभी अपकेंद्रीय सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो वर्क जो होता है वो 0 के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the angle between centripetal acceleration and tangential acceleration? अभी केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में कौन सा कोण होगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 90 डिग्री। इसका राइट आंसर जो होगा बेटा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए द अर्थ एंड द मून, पृथ्वी और चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर बी एनी पेयर ऑफ बॉडी, किन्हीं भी दो वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर सी प्लेनेट अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ ग्रह। एंड ऑप्शन नंबर डी द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा आंसर नंबर बी, यानी कि एनी पेयर ऑफ टू बॉडीज। जब भी कोई दो वस्तु होती हैं, मान लीजिए कोई भी दो वस्तु हैं, एक वस्तु ए है एक वस्तु बी है, इनके बीच लगने वाला जो भी फोर्स होता है उसको बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if an object is dropped from a height and there is no air resistance? क्या होगा यदि कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जाए और हवा का कोई प्रतिरोध न हो? तो इसमें आपसे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो है इट्स एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, उसका त्वरण बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इट विल
fall with a constant speed and acceleration, वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी, both speed and acceleration will be increase, एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, इट्स स्पीड विल बी इंक्रीज, उसकी गति बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज हो जाएगी इसकी स्पीड। रीजन बेटा क्या है, जब भी कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो फोर्स है, वो अपनी तरफ उसको खींचती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब भी किसी वस्तु को आप धरातल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस वस्तु का जितनी हम फोर्स से उस चीज को अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर जो जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी फोर्स से तो वो ऊपर की तरफ जाती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, और नीचे की तरफ आते समय उसकी स्पीड बढ़ जाती है। रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इंफिनिटी यानी कि अनंत। दो इसका राइट आंसर होगा ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी चरम वेग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज कांस्टेंट, यह स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट इंक्रीज बिफोर डिक्रीज, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी चरम वेग always be constant। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is weightlessness experienced while orbiting the earth is spaceship, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं तो भारहीनता वेटलेसनेस कैसे महसूस होती है, किसकी वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी इनर्शिया एंड ऑप्शन नंबर सी जीरो ग्रेविटी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑर्बिटल मोशन। तो इसका आंसर होगा बेटा जीरो ग्रेविटी। While boiling point of water decrease at the high temperature या high altitude, while boiling point of water decrease at high altitude, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, कम तापमान के कारण। एंड ऑप्शन नंबर डी बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी पानी को हम ऊपर ऊंचाई में अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, उसका क्वथनांक देखते हैं, तो वो उसका क्वथनांक जो होता है वो हमेशा पृथ्वी के बजाय ऊपर जाने पर कम हो जाता है। इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी वाले समझेंगे कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व क्या है। ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए टेंडेंसी टू इंपैक्ट एक्सेलरेशन टू ए बॉडी, किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति। टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द करंट स्टेट, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी टेंडेंसी टू ब्रिंग ए बॉडी टू रेस्ट, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति। एंड ऑप्शन नंबर डी टेंडेंसी टू चेंज इट्स करंट स्टेट, उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा बी टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन द करंट स्टेट
करंट स्टेट यानी कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज फोर्स ऑन ए रोटेटिंग बोर्डिंग रिजल्ट इज, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी मास एंड ऑप्शन नंबर सी एक्सिस और रोटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी सेंटर ऑफ मास। तो राइट आंसर होगा इसका टॉर्क। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए बड़े बल का परिणाम क्या होता है? घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल को कहा जाता है टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? बल आघापूर्ण की दिशा क्या होती है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, प्रयुक्त बल की दिशा के समान। ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, प्रबल बल की दिशा के लंबवत। एंड ऑप्शन नंबर सी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, प्रयुक्त बल की दिशा के परिवर्तित। पैरेलल टू द रेडियस यानी कि त्रिज्या के समांतर। तो राइट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। जब भी हम कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है यानी कि उसके लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? तब तक आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। What is the SI unit of torque? Option number A Newton meter, option number B Newton meter, ऑप्शन नंबर न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन बी जो है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूटन सेकंड एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। इज सेम ऑफ एवरी पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, एक घूर्णन वस्तु पर हर बिंदु पर एक समान होता है। क्या चीज ऐसी है जो घूर्णन पर हर बिंदु को समान रखती है? कौन सी चीज इसमें है? कौन से मोशन में ऐसी चीज है जो हर बिंदु पर एक समान होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी जो है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी जो है एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी है एंगुलर टॉर्क। तो राइट आंसर होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी। एंड की आंसर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? किसी आदर्श द्रव की सन्निता कितनी होती है? इक्वल टू इट्स वेट, उसके भार के तुल्य के बराबर, इक्वल टू इट्स मास, उसके द्रव्यमान के समान। ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी 1। तो राइट आंसर जो होगा इसका आंसर होगा 0। अपवर्ड फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? आंसर है बायोंसी यानी कि उच्छावल, ऑप्शन नंबर बी जर्क, ऑप्शन नंबर सी अचीवमेंट फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी एंटी ग्रेविटी। तो राइट आंसर होगा बायोंसी यानी कि उच्छावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, इनमें से कौन सी वस्तु, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा घनत्व है? मैक्सिमम डेंसिटी किसका है? इसमें सबसे ज्यादा घनत्व वाली वस्तु कौन सी है? कौन सी चीज ऐसी है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? यहां मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, आइस, वाटर, इथिलीन एंड एसिटिलीन, इनमें से किसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? आइस, वाटर, एथेनिल, एथिलीन और एसीटोनिन।
तो इसका राइट आंसर होगा वोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री पर सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 12 डिग्री पर सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री पर सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री पर सेल्सियस। तो आपको पता होगा बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री पर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स, किसी भी तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तापमान नियंत्रित रहता है, ऑप्शन नंबर डी वेपर प्रेशर डिक्रीज, वाष्प दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। किसी भी चीज को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इट्स, जब भी कोई चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मान लीजिए अगर हमने वोटर को बॉईल करना शुरू किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वोटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी हीट हम वोटर को दे रहे हैं, जितनी भी हीट हमने वोटर को दी, तो वो सारी की सारी हीट लेटेंट हीट के रूप में बदल जाएगी, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। आपके जीवन में तैयारी करने का यही समय है और आपके माँ बाप के सपनों का साकार करने का भी यही समय है। तो दिन रात एक करके मेहनत आपने करनी है और बहुत अच्छे तरीके से अपना सिलेक्शन हासिल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड, परम शून्य किसको परिभाषित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए एट विच वाटर बॉयल एट 90 टू 98 केल्विन, जिस पर जल 298 केल्विन पर जल उबलता है। ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूल मोशन इंक्रीज, वह तापमान जिस पर गति जो है मोशन की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी एट विच लिक्विड हीलियम बॉयल्स, जिस पर तरल हीलियम उबलता है। ऑप्शन नंबर डी एट विच द वॉल्यूम बिकम जीरो। तो इसका राइट आंसर जो होगा द टेम्परेचर एट विल ऑल मॉलिक्यूल मोशन इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइस क्यूब आर मेड द एंट्रोपी ऑफ वाटर, जब बर्फ बनती है तो जल की एनाट्रोपी क्या होती है? जब बर्फ बनती है तो जल की एनाट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डज नॉट चेंज, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी मैनी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। क्या प्रक्रिया इसके अंदर देखते हैं घटती है या बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डिक्रीज, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ कार, कौन से दर्पण का प्रयोग कारों के हेडलाइट में किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कोनिकल वेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी सेमी सर्कुलर, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी कॉनकेव। यहां मैंने कॉनकेव और कन्वेक्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि एक क्वेश्चन वहां से जरूर से भी जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस
जबकि कॉनकेव का मतलब होता है अवतल लेंस। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, दर्पण कारों में हेडलाइट, यानी कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स या कार्स जो होती हैं उनके हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा अवतल लेंस या अवतल मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। The phenomena of change in the direction of light when it's passed from one motion medium to another medium is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिस प्रक्रिया में एक लाइट की कोई भी किरण जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपोगेशन एंड ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्सन। तो राइट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। तो यहां समझेंगे बेटा, मान लीजिए यहां एयर है और एयर से कोई लाइट गई है और ये एक आपकी ग्लास स्लैब है, ये एक आपकी ग्लास स्लैब है। क्या है? ग्लास स्लैब है। अगर मान लीजिए एयर से कोई भी लाइट ग्लास स्लैब की तरफ जाती है तो यहां इससे इसमें जाते समय ये जो लाइट है वो बेंट हो जाती है। तो बेंटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइट इनटू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। कोई भी एक जब कोई भी एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है तो वह अपना रास्ता चेंज कर जाती है, वो बेंट होना शुरू हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में उसको अपवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा किसमें करता है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी स्टील एंड ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी जो है वैक्यूम। निर्वात जो होता है सबसे तेज गति होती है निर्वात में किसकी? लाइट की। अगर आपसे पूछा जाता है साउंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो साउंड की ट्रेवलिंग होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए लेड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर सी टिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टंगस्टन। तो राइट आंसर जो होगा बेटा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लास इज यूज टू मेक स्पेकल्स, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटास ग्लास, ऑप्शन नंबर बी क्रोक ग्लास एंड ऑप्शन नंबर सी जीना ग्लास एंड ऑप्शन नंबर डी सोडा ग्लास। तो राइट आंसर होगा इसका क्रोक ग्लास। इसका राइट आंसर होगा बेटा क्रोक ग्लास। क्रोक ग्लास इज यूज टू प्रोड्यूस या यूज टू मैन्युफैक्चर क्रोक ग्लास, इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोक ग्लास का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग? सन ग्लासेस यानी कि चश्मे बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर ए फ्लूइड। यहां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा। अगर आकर्षण शक्ति ना हो, देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर फ्लूइड। फ्लूइड के लिए कौन सी चीज यानी कि तरल के लिए। तो इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी जो है विस्कोसिटी यानी कि चिपचिपापन, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर एंड ऑप्शन नंबर डी थ्रस्ट यानी कि ऊपरी दबाव। तो राइट आंसर जो होगा ऊपरी दबाव यानी कि थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, निम्न में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता, किस तरंग को ध्रुवित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट एंड ऑप्शन नंबर बी रेडियो वेव, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड एंड ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक। तो राइट आंसर जो होगा इसका अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। कौन सी तरंगे ऐसी हैं जिनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर जो होगा बेटा अल्ट्रासोनिक वेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि निम्न माध्यमों में से किस में से यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी गैस एंड ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। किसके अंदर ध्वनि निर्वाह नहीं करती। अभी एक मिनट पहले मैंने बताया कि अगर लाइट की बात है, लाइट ट्रेवलिंग की बात है, लाइट ट्रेवलिंग की अगर बात है तो लाइट ट्रेवल जो होगा सबसे ज्यादा होगा वैक्यूम में। अगर साउंड की बात है तो साउंड जो होता है वैक्यूम में साउंड नहीं होता, वैक्यूम में साउंड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन हैव श्रील वॉइस बिकॉज ऑफ, महिलाओं की तीखी आवाज किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी लो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी श्रील वोकल्स, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग एपिग्लोटिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के जो वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जू, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जू, महिलाओं के जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो पुरुषों की बजाय थोड़े से छोटे होते हैं, यानी कि वो लगभग 12 से 15 mm के होते हैं, जबकि पुरुषों के 17 से 20 mm तक भी हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं की आवाज जो होती है वो पिच होती है उसके अंदर और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का संकुचन थर्मापाइल पर प्रयोग करके किया जा सकता है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द थर्मापाइल्स, किसका कौन सी विद्युतीय तरंग का थर्मापाइल पर प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेटिक वेव, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव। तो इनके अंदर जो राइट आंसर जो होगा बेटा वो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। हिंदी में कहा जाता है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ सरफेस रीमीट हीट इन द फॉर्म ऑफ, पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में किसके रूप में उष्मा उत्सर्जित करती है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ऑप्शन नंबर सी गामा रेज एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव। तो इसका आंसर जो होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, कौन सी चीज ऐसी है जो एक कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी मरकरी एंड ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा वुड, वुड यानी कि लकड़ी, वुड यानी कि लकड़ी। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव यानी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा रेक्टिफायर, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, रेक्टिफायर जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज ए वेवलेंथ रेंज ऑफ 70 100 टू 400 नैनोमीटर, किसकी तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है। तो इसका आंसर जो होगा विजिबल रेज, ऑप्शन नंबर बी है जो एक्सरेज, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोवेव एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियो वेव। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विजिबल लाइट या विजिबल रेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर जो होगा जे थॉमसन, मिचेल फेराडे, क्रिश्चियन हंसन एंड ऑप्शन नंबर बी नील बोर। तो इसका आंसर जो होगा क्रिश्चियन हाइजेंस होगा, क्रिश्चियन हाइजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेम द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिव इनटू डायरेक्ट करंट। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, जिसका हमने आंसर किया था रेक्टिफायर यानी कि जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्स-रेज, ऑप्शन नंबर बी एक्स-रेज, आर रेज, ऑप्शन नंबर सी कैथोड रेज, ऑप्शन नंबर डी इंफ्रारेड रेज। तो इसका आंसर जो होगा कैथोड रेज जो होती हैं वो मैग्नेटिक वेव या चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट, प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है? प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर जो होगा इंफ्रारेड अवरक्त किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो होगा एल्बर्ट आइंस्टीन होगा, एल्बर्ट आइंस्टीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, रक्तचाप को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पायरोगाइनोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे करवा चुका हूं, बायोलॉजी में भी आपको करवाया है। इंस्ट्रूमेंट के नाम से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, और एक वीडियो जो ऐसी है जो वन शॉट के नाम से है, जिसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे, किस चीज के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड स्कैनर वर इन्वेंटेड इन, बार कोड स्कैनर का आविष्कार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड गैस टरबाइन? तो इसका राइट आंसर जो होगा जॉन बार्बर। इसका राइट आंसर जो होगा जॉन बार्बर। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, भाप के इंजन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा उसकी खोज की गई थी, आविष्कार की गई थी? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टेप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा लियोड ग्रोफ कोपेमैन। यहां मैं लिख देता हूं लियोड जीरोफ कोपेमैन, लियोड जीरोफ कोपेमैन। आज की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले अपडेट के लिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। और आप हमारा मोटिवेशन है, हमें आप मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम अपना अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देते रहें। थैंक यू सो मच।